चॉकलेट का टेस्ट का मजा लेते हुए बहुत आश्चर्य से बोली संजना, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। ये नॉर्मल चॉकलेट की तरह जरा भी नहीं है, कड़वी भी नहीं है और इसकी मिठास भी बहुत अलग है। कौन सा ब्रांड है ये? करण ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस वो मुस्कुराता रहा। उसने कहा, अगर मुझे पहले पता होता तुम ऐसे रिएक्ट करोगी तो मैं ये तुम्हारे लिए खरीदता नहीं। जिन लोगों को किसी के दिए गए गिफ्ट की कद्र नहीं होती, उनके लिए गिफ्ट खरीदना बेकार है। मैंने कब तुम्हारे गिफ्ट की कद्र नहीं की? संजना ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। क्या मैंने अभी तारीफ नहीं की कि ये बहुत टेस्टी है? करण ने उसकी बात सुन के मुंह बनाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। स्पोर्ट्स क्लब के उनके अपार्टमेंट का रास्ता आधे घंटे का था और इसीलिए संजना ने फेसबुक पर करण की गिफ्ट की हुई चॉकलेट की फोटो डाल दी। वो दुनिया को ये बताना चाहती थी कि उसके और करण के बीच में सब कुछ ठीक है। संजना अरोड़ा। करण ने जीत की खुशी में चॉकलेट्स गिफ्ट की। संजना ने साथ में चॉकलेट्स की फोटो भी पोस्ट कर दी थी। थोड़ी देर के बाद कमेंट्स आने शुरू हो गए। उनमें से कुछ लोग करण और सनाया के बारे में भी पूछ रहे थे। बाद में कुछ लोगों ने करण का सपोर्ट करते हुए कहा, उसके और सनाया के बीच में कुछ नहीं है। लेकिन संजना को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई परवाह नहीं थी। उसका ध्यान तो कुछ और कमेंट्स पे था। हे भगवान, क्या ये वो चॉकलेट्स नहीं है जो खास तौर पर सिर्फ दुबई के शाही परिवारों के लिए बनाई जाती है? इसके किनारे पर असली हीरे और सिल्क के गुलाब भरे होते हैं। नहीं, कोई देगा मुझे? मैं तो पागल हो जाऊंगी। वाओ, ये थोड़ी सी चॉकलेट्स इतनी कीमती है कि इनकी कीमत में मैं पूरा घर खरीद सकती हूँ। ये सब अमीरों की शोबाजी है। कमेंट्स पढ़ने के बाद संजना शॉक थी। अमीरों की शोबाजी? घर खरीद सकते हैं? दुबई के शाही परिवारों की चॉकलेट? क्या ये नॉर्मल चॉकलेट्स नहीं है? उसने चॉकलेट के ऊपर लिखा नाम पढ़ा। सब कुछ अंग्रेजी में लिखा था। करण को देखते उसने हिचकिचाकर पूछा, ये चमकीले क्रिस्टल नहीं बल्कि असली हीरे हैं? करण बोला, तुम्हें क्या लगा? उसने तो उन्हें नकली क्रिस्टल ही समझा था। तभी करण बोल रहा था कि उसने गिफ्ट की कद्र नहीं की और उसने इतनी महंगी चॉकलेट ऐसे ही खा ली। संजना हिचकिचाते हुए बोली, मैंने जो एक चॉकलेट अभी खाई थी, क्या वो मेरे पूरे महीने की सैलरी के बराबर है? करण बेपरवाही से बोला, नहीं, बल्कि तुम्हारी चैंपियनशिप टाइटल की पूरी प्राइज मनी के बराबर है। ये सुनकर संजना बुरी तरह से खांसने लगी। ये इतनी महंगी थी कि उसे लग रहा था जैसे उसने सोने से बनी चॉकलेट खाई हो। संजना बोली, तुम कुछ ज्यादा खर्चालू नहीं हो? करण बोला, थोड़ी देर पहले तो तुमने मुझे कंजूस समझा था। संजना बोली, चॉकलेट को अगर कुछ दिनों तक नहीं खाएंगे तो वो खराब हो सकती है। होने दो खराब, वैसे भी मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदी थी, अब तुम इनके साथ जो चाहे करो। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बात सुनकर हंसे या रोए। उसने करण का हाथ पकड़कर कहा, ऐसे तो तुम मुझे बिल्कुल बिगाड़ दोगे। करण शरारत से बोला, तुम्हें बिगाड़ कौन रहा है? तुम्हें इसके लिए अभी थैंक यू करना होगा। अगर तुम मना करोगी तो मैं तुम्हें अभी कार से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। करण की आंखों में पैशन था। करण की आवाज से शरारत साफ झलक रही थी। ऐसा लगता था कि वो उसके साथ वक्त बिताने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसे क्या लगता है कि वो बिना महंगे गिफ्ट के करण के साथ वक्त बिताने को तैयार नहीं होगी? लेकिन संजना ने कुछ कहा नहीं, बस ऐसे एक्टिंग की जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वैसे गलती उसकी भी थी। उसने सबसे पहले उसके गिफ्ट को कम आंका था, उसे कंजूस समझा था। मुंह बनाकर संजना ने चॉकलेट्स वापस बॉक्स में रख दी। अभी घर पहुंचने में थोड़ा वक्त था, इसीलिए संजना अपना फेसबुक चेक करने लगी। उसे याद आया कि अनामिका भी उसका कंपटीशन देखने के लिए आई थी, इसीलिए उसने उसका फेसबुक प्रोफाइल ढूंढकर उसे फॉलो करना शुरू किया। इत्तेफाक से अनामिका भी उस वक्त फेसबुक पर ऑनलाइन थी। जब उसने संजना को फॉलो करते देखा तो उसने भी उसका प्रोफाइल फॉलो कर लिया। इस वक्त संजना फेसबुक पर हॉट टॉपिक बनी हुई थी और उसे अनामिका जैसी सुपरस्टार को फॉलो करते देखकर फेसबुक पर उसके बारे में बातें शुरू हो चुकी थी। बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि अनामिका और सनाया के बीच बहुत लड़ाई होती रहती है। लोग अंदाजा लगा रहे थे। जब सनाया का स्कैंडल हुआ उसके बाद संजना अनामिका को फॉलो करने लगी। कहीं वो सनाया के साथ डील करने के लिए अनामिका के साथ हाथ तो नहीं मिला रही। वैसे भी संजना जो भी करती थी लोग उसका कुछ और ही मतलब निकाल लेते थे। अब संजना को ऐसी बातें बहुत बोरिंग लगने लगी थी, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसे ही गॉसिप पर चलती है। इसके अलावा कुछ लोगों के पास दूसरों के घरों में आग लगाकर तमाशा देखने के सिवा और कोई काम नहीं होता। जैसे ही वो फेसबुक बंद करने वाली थी उसे अनामिका की पोस्ट का नोटिफिकेशन आया। ये उसके नए शो के प्रमोशन के लिए था। वो पहली बार किसी ड्रामा सीरीज में काम कर रही थी।
ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन था जो खास तौर पर औरतों को बहुत पसंद आता। एक नया ड्रामा सीरीज, नया जन्म। ये एक अनाथ लड़की की कहानी थी जिसके पेरेंट्स के मरने के बाद वो बहुत अकेली हो गई थी, लेकिन उसे दवाइयों और जड़ी बूटियों के बारे में बहुत ज्ञान था जो किसी वरदान से कम नहीं था। इस सीरियल में दिखाया जाना था कि कैसे उनसे परेशानियों का मुकाबला करते हुए वो अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करती है। संजना उसकी स्टारकास्ट का नाम पढ़कर चौंक गई। उस पोस्ट में अमित शर्मा का नाम भी था, मतलब वही अमित शर्मा जिससे वो उस दिन मिली थी। कमेंट्स में भी सब उसी के बारे में बातें कर रहे थे। उसका रोल सेकंड मेल लीड का था जो बहुत ही हैंडसम था। एक दिन पहले स्टारकास्ट के बारे में खबर फैली थी कि ये रोल कोई और एक्टर करने वाला है, लेकिन पता नहीं कैसे रातों रात उसकी जगह पर एक नए एक्टर को ले लिया गया जिसे एक्टिंग का कोई अनुभव नहीं था। इसके साथ ही जिस एक्टर की जगह अमित को लिया गया था, उस एक्टर के फैन फेसबुक पर अपनी नाराजगी दिखा रहे थे। उनका मानना था कि अमित ने ये रोल पैसा देकर खरीदा था। वो कह रहे थे कि सीरियल में इतना बड़ा रोल दिलाने के पीछे किसी अमीर आदमी का हाथ है, चाहे वो किसी एक्टर के फैन हो या टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले। सब लोग अमित के बारे में काफी बुरा भला कह रहे थे। कुछ फैंस ऐसे भी थे जो अमित की तारीफ कर रहे थे, लेकिन दूसरे लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि टीवी सीरियल में काम करने के लिए सिर्फ हैंडसम होना काफी नहीं होता, उन्हें एक्टिंग करनी भी आनी चाहिए। संजना ने जब अमित की फोटो देखी तो वो चौंक पड़ी। उसने सूट पहन रखा था और वो काफी क्लासी लग रहा था। उसकी आंखें और होंठ बहुत सुंदर थे। उसकी आंखों को देखकर लग रहा था जैसे उसने उनके अंदर कई राज छिपा कर रखे हैं। उसकी तस्वीर देखते ही संजना का दिल जोर से धड़कने लगा। ऐसा नहीं था कि उसके हैंडसम लुक को देखकर संजना ऐसे रिएक्ट कर रही थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो अमित शर्मा था जो हूबहू उसकी बहन की तरह दिखता था। ये सोचते ही संजना का दिल धक से रह गया। अमित शर्मा, अमित शर्मा, उसकी शक्ल उसकी बहन से कैसे मिल सकती है? शालिनी 7 सालों से कोमा में थी, इसीलिए वो बहुत कमजोर और दुबली पतली थी। इसके अलावा वो इतने सालों से सिर्फ बेड पर लेटी रही। इसीलिए संजना को बस इतना याद था कि उसने शालिनी को आखिरी बार मुस्कुराते हुए 7 साल पहले देखा था, और वर्तमान में बस उसे कोमा में सोती हुई बहन याद थी। लेकिन अगर अमित आंखें बंद करके बेड पर लेटे और सोने की एक्टिंग करे, और वो जितना दुबला पतला और कमजोर दिखता है उससे तो वो बिल्कुल शालिनी लगेगा। क्या वो उसकी बहन है? लेकिन वो तो एक लड़का है। लेकिन फिर वो बिल्कुल उसकी बहन की तरह कैसे दिख सकता है? जब भी वो उससे मिली है, हर बार उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ है। कहीं वो सच में उसकी बहन तो नहीं? जब वो लोग अपार्टमेंट पहुंचे तो संजना कार से उतरकर करण के पीछे चलने लगी। वो अभी भी सोच में डूबी हुई थी। जब वो लोग घर पहुंचे तो संजना ने धीरे से उससे पूछा, क्या तुमने अमित शर्मा के बारे में पता लगवाया? करण को ये सुनते ही जलन होने लगी और उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने संजना को बाहों में लेकर किस किया। उसे देखकर लग रहा था कि वो अभी और बात करने के मूड में नहीं है। ये बदमाश लड़की बिल्कुल मूड पड़ना नहीं जानती। उस वक्त उसे हमारी बात करनी चाहिए और वो किसी और लड़के के बारे में सोच रही है। अभी मजा चखाता हूँ इसे। संजना ने चॉकलेट बॉक्स को बीच में रखते हुए करण और खुद के बीच दूरी बनानी चाहिए, लेकिन करण ने बॉक्स को उठाकर सोफे पर फेंक दिया। चॉकलेट्स? इतनी महंगी चॉकलेट्स कोई ऐसे फेंकता है क्या? वो भी सोने जितनी कीमत चॉकलेट्स की। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, करण ने पैशन के साथ उसे किस करना शुरू कर दिया। संजना जानती थी कि उसे जलन हो रही है। संजना ने करण को रोकते हुए कहा, करण रुको, थोड़ी देर प्लीज, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बाद में बताना। ये कहकर करण फिर से उसे किस करने लगा। संजना ने कभी भी करण को इतना बेचैन नहीं देखा था। उसे लग रहा था कि करण को अमित से कुछ ज्यादा ही जलन हो रही थी, इसीलिए शायद वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था। जब करण उसे फिर से किस करने लगा तो संजना बीच में बोली, मुझे अभी अमित के बारे में जानना है। करण चिढ़कर बोला, तुम इस वक्त बार बार उसका नाम क्यों ले रही हो? संजना करण को धीरे से धक्का देते हुए बोली, अमित शर्मा। बार बार उसका नाम सुनकर करण को गुस्सा आने लगा, लेकिन संजना ने जल्दी से अपनी पूरी बात करते हुए कहा, वो बिल्कुल मेरी बहन की तरह दिखता है। करण ये सुनकर दंग रह गया। संजना उसे समझाते हुए बोली, वो अमित शर्मा हूबहू मेरी बहन की तरह दिखता है। तुम प्लीज पता लगवाओ कि कहीं वो सच में मेरी बहन तो नहीं है। इसके बाद संजना का मूड बदल गया और वो करण के साथ रोमांस के मूड में नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि कहीं अमित उसकी बहन है या नहीं। करण संजना को कंफ्यूज होकर देख रहा था। उसने पहले भी शालिनी को देखा था, लेकिन कोमा में बेड पर लेटे हुए
जब संजना ने उसे अमित के बारे में पता लगाने को कहा तो उसने अपने लैपटॉप पे बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर ली थी, लेकिन उसने अभी तक उसे चेक नहीं किया था। लेकिन संजना को पूरा यकीन था कि वो शालिनी की तरह दिखता है। करण का मूड भी बदल गया था। वो खुद भी जानने के लिए उत्सुक था कि अमित शर्मा किस हद तक शालिनी की तरह दिखता है। वो अपनी स्टडी की तरफ जाने लगा। संजना भी उसके पीछे चलती। स्टडी में करण उन सभी फाइलों में जो अमित शर्मा के बारे में थी इस तरह खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि संजना भी उसके साथ स्टडी में आई है। संजना उसके सामने की कुर्सी पर बैठ गई। वो बहुत नर्वस महसूस कर रही थी। उसने पूछा, क्या वो मेरी बहन है? करण ने उसे देखकर अपने पास आने का इशारा किया। संजना तुरंत उसके पास जाकर उसकी गोद में बैठ गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। संजना ने लैपटॉप स्क्रीन पर देखा जहां अमित के बारे में जानकारी लिखी हुई थी। अमित शर्मा, पुरुष, जन्म स्थान पूना, उम्र 18 साल। वो किसी अनाथ आश्रम में पला था और बाद में उसे आहूजा फैमिली ने गोद ले लिया था। इसीलिए वो कबीर आहूजा की दादी को अपनी दादी मानता था, जिन्होंने उसे अपने साथ रखा था। आहूजा फैमिली काफी सालों तक पूना में रहे हैं, लेकिन मीडिया में उनके बारे में ज्यादा खबरें नहीं आती है। जिस ड्रामा सीरीज में अमित पहली बार काम करने वाला था वो आहूजा प्रोडक्शन का पहला शो था, जिसके साथ वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रख रहे थे। ये अफवाह गलत थी कि अमित ने पैसे देकर रोल खरीदा था। दरअसल जो एक्टर पहले काम करने वाला था उसने एक दिन पहले किसी कारण से ये शो करने से मना कर दिया। आखिरी वक्त में कोई बड़ा एक्टर ढूंढना मुश्किल था, इसीलिए आहूजा प्रोडक्शन को इस मुश्किल से निकालने के लिए अमित ने ये रोल स्वीकार किया। संजना काफी देर तक स्क्रीन की तरफ देखती रही। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो धीरे से बुदबुदाई, तो इसका मतलब वो सच में लड़का है? हाँ, करण ने धीरे से जवाब दिया। लेकिन ये जरूरी नहीं था कि इसमें लिखी सारी बातें सच हो। संजना भी यही सोच रही थी। अमित की तस्वीर देखते ही उसे सच में लग रहा था जैसे उसकी बहन लड़के के भेष में खड़ी हो। क्या मैं उससे एक बार मिल सकती हूँ? उसे अभी भी पूरा विश्वास था कि अमित शर्मा लड़का नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो बिल्कुल उसकी बहन की तरह दिखता है, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन उसकी शक्ल सचमुच लड़कियों जैसी लगती है। संजना, करण की आवाज में चेतावनी थी। अगर अमित उसकी बहन की तरह दिखता भी है तो भी वो नहीं चाहता कि संजना उससे दोस्ती बढ़ाए। अनाथ? संजना ने स्क्रीन पर दिख रही जानकारी की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, तुम्हें ये बात बहुत अजीब नहीं लगती? जो इंसान मेरी बहन की तरह दिखता है वो अनाथ है और 2 महीने पहले ही उसे कबीर की दादी ने गोद लिया। मेरी बहन भी तो 2 महीने पहले गायब हुई थी ना? तुम्हें ये कुछ अजीब नहीं लगता? मुझे इस जानकारी पर विश्वास नहीं है। जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगी कि वो एक लड़का है। करण उसकी बात सुनकर दंग रह गया। उसने संजना को अपनी बाहों में जकड़कर धीरे से उसके कान में कहा, तो तुम क्या चाहती हो कि वो अपनी पहचान साबित करने के लिए तुम्हारे सामने कपड़े उतारे? संजना उसकी बात सुनकर चौंक गई, लेकिन फिर शरारत भरी आंखों से करण की तरफ देखते हुए बोली, अरे वाह, ये तो और भी अच्छा आइडिया है। इसे जरूर पता चल जाएगा कि वो लड़का है या नहीं। उसकी बात सुनकर करण का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी और लड़के के कपड़े उतरवाने की सोचने की? उसने धीरे से संजना के कान पर काटा। संजना ने कहा, शैतानी मत करो। अब शैतानी कौन कर रहा है? उसी ने कहा था कि घर जाकर जो चाहे कर लेना, और अब तो वो खुद मना कर रही है। शरारत से करण अपने हाथ संजना के शरीर पर फिराने लगा। उसका पैशन वापस बढ़ने लगा। क्या तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकते? संजना कीपैड पर कुछ टैप कर रही थी। हाँ, नहीं रुक सकता। ये कहते ही वो पैशन के साथ किस करने लगा, लेकिन वो किसी जल्दी में नहीं था। संजना बोली, लेकिन हम अभी कोई जरूरी काम कर रहे हैं ना? करण बोला, मैं भी जरूरी ही काम कर रहा हूँ। संजना बोली, यहाँ नहीं, बेडरूम में चलते हैं, यहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं है। करण ने उसे गोद में उठाया और कमरे में लेकर गया। करण ने पूछा, तुम इस बारे में इतना क्यों सोचती हो? वैसे भी बाद में तो हमारे बच्चे होंगे ही ना। संजना चौंक कर बोली, तुम कहीं मुझे प्रेग्नेंट करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? क्योंकि मुझे अभी बच्चे नहीं चाहिए। संजना की बात सुनकर करण बोला, फिर तुमको कब चाहिए बच्चे? संजना सोचते हुए बोली, मैं शायद इस साल नेशनल टीम में शामिल हो जाऊंगी। मैं अगले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेना चाहती हूँ। फिर 3 साल के बाद ओलंपिक्स में, फिर 4 साल के बाद एशियन गेम्स में, और उसकी बातें सुनकर करण ने उसे टेढ़ी नजरों से देखा। भगवान जाने उसे कितने सालों के बाद पापा बनने का चांस मिलेगा। उसके लिए ये बिल्कुल सही वक्त था।
वो अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद बेबी के बारे में सोच सकती थी, लेकिन करण ने इस बारे में कुछ नहीं कहा और दोनों अपने पैशन में खो गए। अगले दिन संजना दोपहर तक सोती रही। थकान की वजह से उसका उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन करण नहाकर तैयार बैठा था। उसकी एक हाथ में वाइन का ग्लास था तो दूसरे हाथ में फोन, जिससे वो युग से बात कर रहा था। करण बोला, क्या मैंने तुम्हें जानकी और वैदेही पर नजर रखने के लिए नहीं कहा था? युग ने बताया, हाँ, जानकी शायद सैलून खोलने का प्लान कर रही है और समीर से मिलने के बाद वैदेही भी सैलून की प्लानिंग में अपनी माँ की मदद कर रही थी। मैंने सुना है उनका सैलून मुंबई का सबसे हाई क्लास सैलून होगा। इसके लिए वो जनरल ग्रोवर का नाम का इस्तेमाल भी करने की सोच रही है। करण व्यंग भरी हंसी हंसता हुआ बोला, अगर उसे शादीशुदा आदमियों के नाम इस्तेमाल करना इतना ही पसंद है तो हम उसे कुछ और नाम उधार दे देंगे। सुनने में तो ये मजाक जैसा था, लेकिन युग जानता था कि करण उनको बर्बाद करने के लिए कुछ प्लान कर रहा होगा। उसने पूछा, तुम क्या करने की सोच रहे हो? करण बोला, उसके पास कुछ आदमी भेजो जिनकी बीवियां लड़ने में तेज हो। युग समझ गया कि करण के दिमाग में क्या चल रहा था। उसने कहा, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? ज्यादा? संजना के फाइनल से ठीक पहले वैदेही ने उसे मेरे और सनाया के स्कैंडल के बारे में बताया था। वो जिस हद तक जाती है मैं तो उतना कर भी नहीं रहा हूँ। युग गुस्से में बोला, वैदेही, ये लड़की कुछ ज्यादा ही उछल रही है। उसे क्या लगता है कि वो राजवंश परिवार की मदद लेकर जो चाहे वो कर सकती है? समीरा का बाप तो बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। जब समीरा और वैदेही इतने अच्छे दोस्त हैं तो हमें भी ड्रामा देखने का मजा मिलना ही चाहिए। करण ने कहा, ठीक है, फिर शादीशुदा आदमियों की लिस्ट में मिस्टर राजवंश का नाम भी डाल दो। प्रताप राजवंश, समीरा के पिता। युग बोला, ठीक है, ये सब मुझ पर छोड़ दो। मैं शालिनी को ढूंढने का काम ठीक से नहीं कर पाया, लेकिन इस काम को मैं जरूर अच्छे से करूंगा। युग के फोन रखने से पहले ही करण ने उसे रोका तो युग ने पूछा, क्या हुआ, कुछ और बात करनी है? करण थोड़ी देर सोचकर बोला, वो अमित शर्मा शालिनी की तरह दिखता है, उसके बारे में थोड़ा और पता लगाओ। अमित शर्मा, शालिनी एक जैसे दिखते हैं? युग ने ये सुनते ही अपना लैपटॉप खोला और जो जानकारी उसने करण को भेजी थी वो फाइल खोलकर चेक की। सब देखने के बाद भी वो हैरान था। वो दोनों सच में एक जैसे दिखते थे। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तब मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। हे भगवान, यहाँ मैं उसे जिंदा और मुर्दा औरतों में ढूंढ रहा हूँ और फिर भी मुझे शालिनी का पता नहीं चला। शायद ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वो लड़के के भेष में रह रही है। करण की कड़क आवाज गूंजी, लेकिन जरूरी नहीं कि वो शालिनी हो। युग बोला, हाँ ठीक है, चिंता मत करो, मैं इस बारे में अच्छे से पता लगाता हूँ। फोन रखने के बाद करण संजना को कमरे में देखने गया कि वो अभी तक उठी या नहीं, लेकिन कमरे में या बाथरूम में कोई नहीं था। नीचे लिविंग रूम और किचन में भी कोई नहीं था। टेबल पर सिर्फ एक नोट रखा हुआ था कि वो अनामिका से मिलने जा रही है। संजना जरूर अमित शर्मा से मिलने गई होगी। करण को ये सोचते ही गुस्सा आने लगा। संजना ने बस अंधेरे में तीर छोड़ने के हिसाब से फेसबुक पर अनामिका को एक मैसेज भेजा था, जिसमें उसने लिखा था कि वो उसकी शूटिंग का सेट देखना चाहती है। इत्तेफाक से अनामिका ने फौरन हाँ कर दी थी और उसे कहा था कि वो कभी भी उसके सेट पर आ सकती है। जब वो सेट पर पहुंचे तो उसे एक मैसेज कर दे और वो तुरंत किसी को उसे लेने के लिए भेज देगी। संजना मैसेज पढ़ते ही जल्दी से तैयार हो गई। वो करण को इस बारे में बताना चाहती थी, लेकिन जब उसने उसे युग से फोन पर बात करते हुए सुना तो उसने उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और उसके लिए एक नोट छोड़कर चली गई। जब वो अनामिका से मिली तब तक 3 घंटे बीत चुके थे। अनामिका शूटिंग के लिए तैयार थी। वो बहुत चार्मिंग और खूबसूरत लग रही थी। इस शो में वो एक डॉक्टर की भूमिका निभा रही थी। अनामिका संजना के वहां आने का कारण जानने के लिए उत्सुक थी। उसने पूछा, कंपटीशन के बाद क्या तुम कुछ दिनों तक आराम नहीं करती? मेरे हिसाब से इस महीने के अंत में भी तुम्हारा एक और कंपटीशन है ना? संजना बोली, हाँ, 1 हफ्ते के आराम के बाद फिर से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अगला सीन अनामिका का था और उसके जाने से पहले संजना ने पूछा, अमित शर्मा कहाँ है? अमित शर्मा? अनामिका ने जानने के लिए बहुत उत्सुकता व्यक्त की कि संजना अमित के बारे में क्यों जानना चाहती थी। संजना ने उसे कहा, मैं अमित शर्मा को भी जानती हूँ, इसीलिए सोचा कि जब आपसे मिलने आई हूँ तो उससे भी मिल लूं। अनामिका सब समझ गई थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, अक्सर सिर्फ शो के हीरो हीरोइन के ही अपने अलग अलग मेकअप रूम्स होते हैं, लेकिन उसकी तो बात ही अलग है और उसका मेकअप रूम मेरे रूम के पास वाला है। ये कहकर वो वहां से चली गई।
संजना उसे जाते हुए देखकर सोचने लगी कि अनामिका की आंखें शालिनी से कितनी मिलती है। नहीं, दरअसल उसकी आंखें अमित के जैसे है। दोनों की आंखों की पलकें ऊपर की तरफ मुड़ी हुई थी, जो देखने में बहुत चार्मिंग लगती थी। अनामिका, अमित, शालिनी। संजना ने गहरी सांस भरकर अमित के मेकअप रूम की तरफ कदम बढ़ाया और अंदर आने की अनुमति मांगने के लिए दरवाजा खटखटाया। अंदर जाते ही उसके सामने सूट बूट पहने हुए एक बहुत ही हैंडसम नौजवान खड़ा हुआ था। उसे देखते ही संजना खो सी गई थी। अमित शर्मा सचमुच बहुत आकर्षक लड़का था। संजना को देखकर एक पल के लिए अमित हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे? संजना बोली, मैं अनामिका की दोस्त हूँ। जब मैं यहाँ उससे मिलने आई तो पता चला कि तुम भी यहीं पर हो, इसीलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। संजना की जबान लड़खड़ा रही थी और वो बहुत नर्वस थी। अमित ने अपने सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा करके उसे बैठने के लिए कहा। संजना बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बात कैसे शुरू करे। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद उसने कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम एक एक्टर हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम जितने हैंडसम हो, एक्टिंग भी उतने ही अच्छे से करते होंगे। अमित संजना को गौर से देखता रहा, फिर वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है। संजना की आंखें उसके चेहरे पर टिकी रही। वो काफी जाना पहचाना सा लग रहा था। वो आंखें नीचे किए हुए बिल्कुल शालिनी की तरह लग रही थी। संजना ने पूछा, तुम्हें एक्टिंग के अलावा और किस किस चीज में दिलचस्पी है? अमित बोला, मुझे लगता है कि पेंटिंग करना मुझे पसंद है। ये सुनते ही संजना का दिल धक से रह गया। शालिनी को भी पेंटिंग करना बहुत पसंद था। संजना ने अमित का हाथ कसकर पकड़ लिया। संजना पूछना चाहती थी कि क्या वो उसकी बहन है, लेकिन उसने जैसे ये पूछने के लिए मुंह खोला, पीछे से कड़क और गुस्से भरी आवाज आई, यहाँ क्या हो रहा है? संजना ने सर घुमाकर देखा तो उसे एक चेहरा नजर आया जो गुस्से से भरा हुआ था। पहली बार संजना को करण के अलावा किसी और का गुस्सा देखकर डर लगा। ये वही था जिसके बारे में उसे कल पता चला था। वो लोनावला में भी अमित के साथ था। कबीर आहूजा। आहूजा फैमिली भी मुंबई के हाई क्लास अमीर परिवारों में से एक थी। 20 साल की उम्र में ही कबीर ने आहूजा फैमिली के बहुत से बिजनेस को संभाल लिया था। यह आदमी मौके का फायदा उठाना अच्छे से जानता था। वैसे तो वो आहूजा परिवार के इतिहास में सबसे पहला था जो बहुत कम उम्र में वारिस बना था। उसे बिजनेस करना बहुत अच्छे से आता था। बिजनेस में कदम रखने के लिए एक ही साल के अंदर उसे बिजनेस शार्क के नाम से जाने जाने लगा था। ऐसे लड़के हर लड़की का सपना होते हैं, लेकिन इस मामले में कबीर की रेपुटेशन बहुत खराब थी। लोग कहते थे कि उसका मूड कभी भी बिगड़ जाता है और वो शातिर, क्रूर और चालाक आदमी था। उसने आंखों पर काला चश्मा पहन के रखा था, जिससे कोई भी जान ना सके कि उसकी आंखों में क्या छिपा था। उसे देखती संजना चौंक पड़ी और उसने अमित का हाथ छोड़ दिया। घबरा कर बोली, हेलो मिस्टर कबीर, हमारी दोबारा मुलाकात हो गई है। कबीर आगे बढ़ा और संजना को गुस्से से देखने लगा, जैसे याद करने की कोशिश कर रहा हो कि वो कौन थी। संजना ने उसे याद करने में मदद करते हुए कहा, लोनावला में मैं लिफ्ट के सामने आप लोगों से गलती से टकरा गई थी, याद आया? ये सुनते ही कबीर का गुस्सा दूर हो गया और वो रहस्यमयी आवाज में बोला, ओह, तो वो तुम थी। उसकी आवाज बहुत गहरी थी। संजना बोली, जी हाँ, मैं अनामिका की दोस्त हूँ और आज उससे मिलने आई हूँ, लेकिन इत्तेफाक से मेरी मुलाकात अमित से दोबारा हो गई और इसीलिए मैं उससे मिलने चली आई। संजना ने अमित की तरफ तिरछी नजर से देखा। वो कबीर से बहुत डरा हुआ लग रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कबीर को लड़कों में दिलचस्पी हो और अमित को वैसे ही इतना खूबसूरत नौजवान लड़का देखकर वो उसमें दिलचस्पी जता रहा हो। तुम्हें और भी कोई काम है? थोड़ी देर के बाद कबीर ने संजना को इंटेंस नजरों से देखते हुए पूछा। साफ जाहिर था कि वो उसे क्या कहना चाह रहा था कि अगर और कोई काम नहीं है तो जाओ यहाँ से। क्या वो सच में उसे वहां से भगा रहा था? वो कबीर से नहीं डरती थी, लेकिन उसका गुस्सा काफी खराब था। इसके अलावा अमित उसकी बहन शालिनी था, जिस वजह से वो कबीर को देखकर डर रहा था। वो ये सच उसके सामने कभी स्वीकार नहीं करता। ये सोचकर संजना ने अपने दिल को तसल्ली दी और अमित से विदा लेकर मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। संजना के जाने के बाद मेकअप रूम में कबीर और अमित के सिवा और कोई नहीं था। अमित कबीर को देखकर मुस्कुराया। वो अभी भी बहुत डरा हुआ था। उसने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं कबीर? कबीर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो उसके पास रखी कुर्सी पर आकर बैठ गया। अमित को एक नजर देखते ही कबीर के दिल में अजीब सी हलचल मचने लगती थी। उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, वो तुम्हें पसंद करती है?
अचानक से ये बात सुनकर अमित दंग रह गया। फिर उसने कबीर की गहरी और रहस्यमयी आंखों में झांक कर देखा। उसकी आंखों में किसी को अपने अंदर समा लेने की ताकत थी। अमित का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने अपने दिल की बात को चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। कबीर ने कहा, कुछ लोग आपकी पहुंच से बहुत दूर होते हैं। वो कोई मामूली लड़की नहीं है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। अगर तुमने करण ग्रोवर से दुश्मनी कर ली तो फिर मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। अमित ने कुछ सोचकर पूछा, करण ग्रोवर ये कौन है? कबीर ने जवाब दिया, उसके पिता आर्मी में जनरल है और वो काफी हाई स्टेटस वाले लोग हैं। कबीर उनका चौथे नंबर का बेटा है। तुम्हें क्या लगा कि वो कौन है? अमित हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, मैंने उससे कुछ पूछा ही नहीं, वो तो ऐसे ही मिलने आई थी। कबीर व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, क्या सच में बस यही बात थी? जाहिर था कि उसे इस बात पर विश्वास नहीं था और सच्चाई भी उससे कोसों दूर थी। अमित को लग रहा था कि संजना उससे किसी और मकसद से मिलने के लिए आई है। कहीं वो कबीर उसे देखकर हंसा। अमित की बेजान सी दिखने वाली आंखों में वो कशिश सी थी जो उसे हमेशा अपनी तरफ खींचती थी। उसे देखते ही कबीर का गुस्सा छूम अंतर हो जाता था। वो नरम आवाज में अमित से बोला, दादी तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे पास सामान पैक करने के लिए 10 मिनट है। अमित ने जल्दी से कहा, ठीक है। उसने फटाफट अपना मेकअप साफ किया और कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम में चला गया। कबीर ने उसे जाते देखकर मुंह बनाया। भले उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसके दिल में बहुत बेरुखी थी। ये लड़का लोगों को हैंडल करना अच्छे से जानता है। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि उसके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन इसी में उसकी भलाई है। उसने तो खेल को और भी ज्यादा मजेदार बना दिया है। कबीर की आंखों की बेरुखी देखकर कोई भी कह सकता था कि ये तूफान से पहले की शांति है। चेंजिंग रूम का दरवाजा बंद करने के बाद अमित ने चैन की सांस भरी। जाहिर था कि वो अब पहले से काफी रिलैक्स था। कबीर को वहां देखकर उसके पसीने छूट गए थे। वो अपने माथे का पसीना पोंछकर कपड़े बदलने लगा। चेंजिंग रूम में बहुत बड़ा मिरर लगा था। जब अमित ने अपने कपड़े उतारे तो उसका गोरा शरीर उस कांच में दिखने लगा। उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत लड़की का था, लेकिन उसके बाल बिल्कुल लड़के जैसे थे। ऐसे इंसानों का जेंडर समझना मुश्किल होता है। उसके शरीर पर बंधी टाइट पट्टियां हटते ही उसका शरीर बिल्कुल लड़कियों जैसा हो गया था। यही इस बात का सबूत था कि वो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी, एक बहुत ही खूबसूरत जवान लड़की। 2 महीने पहले जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक अनजानी जगह पर पाया। उसके आसपास का माहौल बता रहा था कि उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उसे याद नहीं था कि वो कौन थी और वहां कैसे पहुंची, और ना ही उसे एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद था। इसके अलावा उसे ये भी याद नहीं था कि उसने अपनी याददाश्त इस एक्सीडेंट में खोई थी या किसी और वजह से। उसके पूरे शरीर में बहुत दर्द था और चक्कर आ रहे थे। उसके आसपास बहुत शांति थी, जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। इसीलिए उसे वहां से अपने आप निकलना पड़ा था। उस वक्त वो बहुत कमजोर थी। वो बहुत मुश्किल से कार से निकली और कुछ दूर चलते ही लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसे बस इतनी याद है, यही आखिरी बात उसे याद है। अगली बार जब उसकी आंख खुली तो वो किसी के घर में थी। उसके बेड के पास एक आदमी खड़ा था। जब उसने उसे उठे हुए देखा तो वो खुश होकर बोला, तुम होश में आ गई, आखिरकार तुम होश में आ गई। लेकिन फिर अगले ही पल वो निराश सा दिखने लगा।